Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are well. Today we will discuss about the eutrophication of water pollution or we study about the eutrophication के how जो है हमारे पास जो है हम स्टडी कर सकते हैं कि क्यों एल्गी ग्रोथ जो है या अदर प्लांट जो हैं वो पानी के अंदर क्यों उनकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है कि एक्चुअल में तो ये जो उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं बाहर से, चाहे वो एग्रीकल्चर वेस्ट से आ रहे हैं या अदर मटेरियल के अंदर से, वेस्ट के अंदर से आ रहे हैं, तो साथ साथ क्या होगा कि वो मटेरियल्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं एलजी या प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है किसी भी वाटर के रिजर्वायर के अंदर वहाँ इसकी वजह से एलजी की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। और ये ग्रोथ क्यों हो रही है कि ये यूट्रॉफिकेशन की वजह से हो रही है कि मतलब कि वहाँ पे उस एरिया में हमारे पास न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे जब न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे हमारे पास प्लांट ग्रोथ भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, the term eutrophication derived from the Greek word meaning the well nourished, के मीन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खुराक मौजूद है, describe a condition of lakes or reservoirs involving the excess algal growth, कि वहाँ पे एल्गी की ग्रोथ जो है वो क्या है बहुत ज़्यादा है। कोई भी लेक या कोई भी रिजर्वायर जिसके अंदर एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो, वो एल्गी की ग्रोथ क्यों ज़्यादा हो रही है कि उस पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। Although some algal productivity is necessary to support the food chain in aquatic ecosystem, कि नो डाउट हमें पता है एलजी की ग्रोथ जो है नेसेसरी है इकोसिस्टम की फूड चेन को बैलेंस करने के लिए, लेकिन जब एक्सेस में हो जाएगी तो उसका मतलब है कि वहाँ पे यूट्रॉफिकेशन का फिनोमेना हो रहा है। एक्सेस ग्रोथ अंडर द यूट्रॉपिक कंडीशन में इवेंचुअली लीड टू द सिवियर डिटेरियोरेशन ऑफ द बॉडी ऑफ द वाटर। अब क्या है कि नॉर्मल वाटर के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स इतने भी ज़्यादा नहीं होते कि वो उसके अंदर एल्गी ग्रो कर सके, लेकिन क्या है जब न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो एल्गी की ग्रोथ की वजह से वहाँ पे जो अदर एक्वेटिक इन्वायरमेंट है या एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, या वाटर के अंदर स्मेल आना हो जाए तो वो वाटर को पोल्यूट कर सकती है। The first step in eutrophication of a body of water is an input of plant nutrients from watershed runoff और सीवेज। कि पहला स्टेप क्या है कि जो वेस्ट वाटर आ रहा है हमारे पास, चाहे वो प्लांट से आ रहा है या एग्रीकल्चर वेस्ट से आ रहा है या किसी भी वेस्ट से आ रहा है या सीवेज से आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि हमारे पास कि वो ऐड कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो वो न्यूट्रिएंट्स जो इन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, तो वो न्यूट्रिएंट जब हो जाएंगे तो प्लांट की ग्रोथ वहाँ पे होना ज़्यादा शुरू हो जाएगी। द न्यूट्रिएंट रिच बॉडी ऑफ वाटर देन प्रोड्यूस अ ग्रेट डील ऑफ प्लांट बायोमास बाय फोटोसिंथेसिस। वहाँ से क्या है जब न्यूट्रिएंट रिच है वो रिजर्वायर, तो उसके अंदर क्या है कि जो प्लांट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करेंगे, उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है ज़्यादा हो जाएगी, अलॉन्ग विद द स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनिमल बायोमास। कि प्लांट जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं और एनिमल बायोमास से भी हमें पता है कि हमारे पास न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे आ रहे हैं। डेड प्लांट बायोमास बाय डेड बायोमास accumulate in the bottom of the lake where it undergo partial mineralization, recycling nutrient कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटाशियम। अब क्या है कि अगर एक तो प्रोसेस है कि वहाँ पे न्यू प्लांट्स की ग्रोथ होगी, अगर हमारे पास प्लांट का बायोमास है या एनिमल्स का बायोमास है, मीन उनकी बॉडीज डेड हो गई हैं, तो क्या है कि नीचे चली जाती है बॉटम के ऊपर और वहाँ पे उनकी मिनरलाइजेशन मीन डिग्रेडेशन होती रहती है। अब उनकी डिग्रेडेशन होगी तो वो भी सिंपल कंपाउंड्स बनाएगी, मीन कम्प्लेक्स कंपाउंड जो हैं वो हमारे पास जो नॉर्मल कंपाउंड्स हैं वो बनाएंगे, ताकि वो और वही नॉर्मल कंपाउंड जो है अगेन जो है प्लांट मटेरियल यूज़ भी कर सकते हैं। वो नॉर्मल कंपाउंड्स हमारे पास क्या हो सकते हैं या न्यूट्रिएंट्स कौन से हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाशियम हो सकता है। आपको पता है ये फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाशियम प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इवन हम एग्रीकल्चर में भी तो इसी तरह की फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, पोटाशियम फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र या फास्फेट या और फास्फोरस फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे होते हैं। तो यही एक्स्ट्रा मटेरियल भी जो है अगेन यूट्रॉफिकेशन की वजह से प्लांट की ग्रोथ में यूटिलाइज हो सकते हैं, एलजी की ग्रोथ के अंदर यूटिलाइज हो सकते हैं। इफ द लेक इज नॉट टू deep, bottom-rooted plants
बिगन टू ग्रो। अब ये क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा डीप नहीं है तो वो जो है वो छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं जैसे एलजी की ग्रोथ हो जाती है, वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, एक्सेलरेटिंग द कम्युलेशन ऑफ द सॉलिड मटेरियल इन दी बेसिन। के क्या है कि सारा जो सॉलिड मटेरियल है वो नीचे चला जाएगा सॉइल की फॉर्म में, ठीक है। और जो है ऊपर जो है वो स्मॉल छोटे छोटे जो हर्ब्स टाइप होती हैं या एलजी होती है उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। इवेंचुअली अ मार्श इज फॉर्म that finally fills into produce a meadow और फॉरेस्ट। होता है क्या है कि आस्ता आस्ता क्या है एक मार्श सी बन जाती है कि दलदली सा जगह बन जाती है कि वहाँ पे सॉलिड भी है और जो है थोड़ा लिक्विड भी है। उसके बाद जो है वो ऐसा फॉरेस्ट की फॉर्म अख्तियार कर लेती है जिसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है, सूरज नहीं आ रहा, सूरज की रोशनी नहीं आ रही, नमी बहुत ज़्यादा, और वो मार्शी प्लेस के तौर पे एक्ट कर रही होती है। यूट्रॉफिकेशन इज ऑफन अ नेचुरल फिनोमेना। फॉर इंस्टेंस इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूज डिपॉजिट ऑफ कोल एंड पीट। ये कोल की फॉर्मेशन में भी यही होता है कि जो प्लांट मटेरियल है हमारे पास, और वो क्या है, after many years of dumping they degrade and they produce the coal and peat or other form of the coal। तो यहाँ पे एक तरह से यूट्रॉफिकेशन जो है हमारे पास नेचुरल प्रोसेस भी है जिसमें क्या है कि ऑटोमेटिकली हमारे पास जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है प्लांट है वो क्या है दूसरे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, कोल वगैरह के अंदर कन्वर्ट होते हैं। हाउएवर ह्यूमन एक्टिविटीज हैज ग्रेटली एक्सेलरेटेड द प्रोसेस। लेकिन हमारे पास क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये प्रोसेस इंक्रीज हो गया। क्यों? हम फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, हम डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं, हम अदर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जो अल्टीमेटली हमारे पास क्या है कि वाटर रिजर्वायर्स के अंदर जा रहे हैं। To understand why this is so, refer to which show that the chemical element needed for the plant growth। कि यहाँ पे क्या होगा कि प्लांट ग्रोथ के लिए क्या है, जो एनिमल प्लांट ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो हमें जो है वो पोल्यूटेड वाटर के अंदर से मिल जाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर प्रेजेंट एट द लेवल मोर देन द सफिशिएंट टू सपोर्ट द प्लांट लाइफ इन दी एवरेज लेक और रिजर्वायर। अब क्या है कि जितने नॉर्मली एक रिजर्वायर में प्रेजेंट होने चाहिए न्यूट्रिएंट्स, वो उनसे जब ये यूट्रॉफिकेशन का प्रोसेस होता है तो वो क्या है न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कम फ्रॉम द वाटर इटसेल्फ। के वाटर के अंदर से हमारे पास ऑक्सीजन और वाटर हाइड्रोजन तो आ सकती है। कार्बन इज प्रोवाइडेड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और फ्रॉम द डिकेइंग वेजिटेशन। के जो प्लांट्स डेड हो रहे होते हैं वहाँ से उनके ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की डिक्रीज की डिकम्पोजिशन से हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। Sulfate, magnesium and calcium are normally present in abundance from the mineral strata in contact with the water। के minerals के particles जो हैं हमारे पास अगर वाटर के साथ इन contact हो रहे हैं, मीन उनकी आयनाइजेशन हो रही है, तो हमारे पास क्या है सल्फेट मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन जो है वो भी प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह हमारे पास जो वाटर का रिजर्वायर है उसमें ये जो मिनरल्स हैं इनकी अमाउंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर अब हम देखते हैं कि कुछ मिनरल्स मैक्रो मिनरल्स, ठीक है, या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं और ये क्या फंक्शन काज कर सकते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एटमॉस्फेरिक डिके से आ रही है, और हाइड्रोजन जो है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेरिक डिके से आ रही है और ये हमारे पास क्या बायोमास कंस्टिट्यूएंट है, मीन ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर जब उसकी डिकेस होती है तो हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है, ये वाटर के अंदर भी होते हैं और ये प्लांट्स मटेरियल और एनिमल मटेरियल के अंदर भी होती है। आपको पता है कि बॉडी के अंदर वाटर की कुछ ना कुछ अमाउंट होती है, इस तरह प्लांट के अंदर भी अमाउंट होती है या उसके कंपोनेंट्स के अंदर वाटर मौजूद होता है। इसी तरह हमारे पास क्या है नाइट्रोजन, जो कहाँ से आ रही है डिके डिके से आ रही है, नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स वगैरह में कन्वर्ट होते हैं। आपको पता है सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं या हमारे पास आपको पता है ये प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होती है, मीन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, एनिमल की बॉडी और प्लांट की बॉडी के अंदर, तो ये वहाँ के उनकी डिके से भी आ सकती है। या एटमॉस्फेयर में हमारे पास जो है आपको पता है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, वो एसिड रेन के थ्रू जो है वो फिर अगेन वो हमारे पास वाटर में आ जाते हैं, या नाइट्रोजन फिक्सेशन जो एटमॉस्फेयर के अंदर होती है ये उसके अंदर से भी आ सकते हैं। तो ये मेन कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है प्रोटीन्स कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो वहाँ से भी नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास एनवायरनमेंट में आ जाती है। फास्फोरस है या फास्फेट की फॉर्म में डिके के थ्रू आती है
पोल्यूटेंट्स हैं, मिनरल हैं, और इसी तरह हमारे पास जो है अगर हम फर्टिलाइजर्स में यूज़ करें तो वहाँ से भी आ जाता है, ठीक है। RNA DNA कंस्टिट्यूएंट के फास्फेट जो है वो RNA और DNA के बनाने के लिए यूज़ हो रहा होता है, तो वहाँ से हमारे पास अगर डीकम्पोजिशन हो रही है तो ये भी वाटर के अंदर ऐड हो जाएगा। पोटाशियम है, मिनरल्स भी हैं, के अंदर से भी आ सकता है और पोल्यूटेंट्स के अंदर से भी है। पोटाशियम जो है मेटाबॉलिक फंक्शंस की को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह हमारे पास क्या है कि सल्फर है, मिनरल्स के अंदर से आ रहा है, या प्रोटीन और एंजाइम के अंदर भी जो है सल्फर कंटेंट्स होते हैं, वो वहाँ से भी आ सकता है। इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम है, मिनरल से है और मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। इसी तरह कैल्शियम आ गया और ये भी मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए यूज़ हो रहा है, मिनरल से ऑब्टेन हो रहा है। और इसके अलावा अदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास क्या है, बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, कोबाल्ट एंड आयरन। मिनरल्स भी हैं और पोल्यूटेंट्स के अंदर से भी आ सकता है। मीन आयरन इंडस्ट्रीज के अंदर से आ गया या कॉपर इंडस्ट्री के अंदर से आ गया। तो मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए लाजमी है, लेकिन एक्सेस में जो है ये प्रॉब्लमेटिक भी है। और इसी तरह अल्टीमेटली हमारे पास ये वाटर को पोल्यूट किसी ना किसी वे से कर रहे होंगे। The micronutrients are required at only very low levels. For example, approximately 40 ppb for copper. कि copper की 40 parts per billion जो है इतनी अमाउंट जो है बॉडी को रिक्वायर्ड होती है। Therefore, the nutrients most likely to be limiting are the fertilizers element की हमारे पास जो limiting elements हैं वो कौन से हैं कि वो फर्टिलाइजर एलिमेंट आई मीन नाइट्रोजन कितनी है, फास्फोरस कितनी है और पोटाशियम कितनी है, ठीक है। दीज आर all are present in the sewage and are of course found in the runoff from heavily fertilized field के। आपको पता है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ये मिनरल होना लाजमी है। अगर ये मिनरल्स नहीं होते तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए हम फर्टिलाइजर्स ऐड कर रहे होते हैं कि नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है, फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र है, ये पोटाशियम फर्टिलाइज़र है, क्योंकि वो कम होते हैं नेचुरली। जब एक एक ही ज़मीन के ऊपर बार बार ग्रो करवाई जाती है फसल को, तो क्या होता है कि ये मिनरल्स कम हो जाते हैं, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा मिनरल्स जो हैं वो ऐड कर रहे होते हैं। और जब एक्स्ट्रा मिनरल ऐड करते हैं तो क्या होता है, कुछ तो उसके प्लांट की ग्रोथ के लिए या सॉइल की ग्रोथ के लिए उसके मेंटेनेंस में यूज़ हो जाते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा होते हैं वो एग्रीकल्चर वाटर के साथ या रेन के साथ जो है क्या होते हैं, वहाँ से रन ऑफ हो जाते हैं और साथ साथ हमारे वाटर को पोल्यूट कर रहे होते हैं। देयर आर दे आर आल्सो कंस्टिट्यूएंट ऑफ वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट के इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर से भी ये हमारे पास हमें ऑब्टेन होते हैं। ईच ऑफ दीज एलिमेंट कैन आल्सो कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज से भी हमें मिल रहे हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से मीन एग्रीकल्चर वेस्ट के अंदर से भी आ रहे हैं। फास्फोरस एंड पोटाशियम फ्रॉम द मिनरल फॉर्मेशन एंड नाइट्रोजन फिक्स बाय द बैक्टीरिया के हमारे पास क्या है कि ये नेचुरल सोर्स से कैसे आते हैं कि नाइट्रोजन जो है बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ठीक है। और इसी तरह जब मिनरल्स होते हैं उनके अंदर नेचुरली तौर पे हमारे पास फास्फोरस एंड पोटाशियम प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन फिक्स बाय द बैक्टीरिया मीन साइनोबैक्टीरिया और डिस्चार्ज ऑफ लाइटनिंग इनटू द एटमॉस्फेयर के एटमॉस्फेयर में जब बिजली कड़कती है, ठीक है, आसमानी बिजली, तो उसके साथ साथ क्या है, नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होती है। इन मोस्ट केसेस दिस सिंगल प्लांट न्यूट्रिएंट मोस्ट लाइकली टू बी लिमिटिंग इज फास्फोरस की एक लिमिटिंग जो है हमारे पास मिनरल वो फास्फोरस है, इज जनरली नेम्ड एज अ कल्प्रिट इन द एक्सेसिव यूट्रोफिकेशन कि ये यूट्रोफिकेशन का एक मेन कंपोनेंट भी है कि इसकी वजह से हमारे पास यूट्रोफिकेशन होती है। हाउस होल्ड डिटर्जेंट आर अ कॉमन सोर्स ऑफ फॉस्फेट इन वेस्ट वाटर कि ये हमारे पास फॉस्फेट कहाँ से आता है, ये जो हम घर में डिटर्जेंट यूज़ कर रहे होते हैं वो भी हमारे पास क्या है कि वेस्ट वाटर के अंदर होते हैं और वो यूट्रोफिकेशन के अंदर यूट्रोफिकेशन के मेन कॉज बन सकते हैं। यूट्रोफिकेशन एंड कंट्रोल हैज concentrated upon the eliminating phosphate from detergent and removing phosphate at the sewage treatment plants। अब हम क्या कर सकते हैं कि यूट्रोफिकेशन के अंदर से अगर इन न्यूट्रिएंट्स को निकालना चाहें
कि फास्फेट हमारे पास जो है ज़्यादा ना हो, तो इसका मतलब है कि हमें वो सब्सटेंसेस यूज़ करने पड़ेंगे जिनके अंदर फास्फेट की अमाउंट कम है। ठीक है, कि हम फास्फेट को एलिमिनेट्स कर दें डिटर्जेंट के अंदर से, कि डिटर्जेंट के अंदर वो मटेरियल ऐड करें जिनके अंदर कम से कम फास्फेट हो। या इसी तरह सीवेज प्लांट की जो ट्रीटमेंट होती है, उसकी ट्रीटमेंट हमने आगे पढ़नी भी है कि किस तरह की ट्रीटमेंट होती है, तो वहाँ से भी हम फास्फेट को रिमूव करके देन जो है वाटर को डंप करें, देन हम वाटर को रिमूव करें। एंड प्रिवेंटिंग फास्फेट लेडन सीवेज इफ्लुएंस फ्रॉम एंटरिंग बॉडीज ऑफ द वाटर, के हमारे पास जो है जो पानी के अंदर वाटर के रिजर्वायर के अंदर जो है हम पानी को या इफ्लुएंट्स को डंप कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो उस इफ्लुएंट्स की पहले ट्रीटमेंट की जाए कि उसके अंदर से बैक्टीरिया रिमूव कर लिए जाए, उसके अंदर से फास्फेट रिमूव कर दिए जाए, उसके अंदर से जो भी प्लूटेड मटीरियल है, जो भी प्लूटेंट है, उसको पहले ट्रीट कर दिया जाए, मीन उसको रिमूव कर दिया जाए, और फिर जो है ये जो इफ्लुएंट है ये वाटर बॉडीज के अंदर फेंकना चाहिए। तो जिसकी वजह से ये क्या है, जो फास्फेट था हमारे पास जो यूट्रॉफिकेशन का कॉज बन रहा था, या तो हम डिटर्जेंट के अंदर से भी निकाल दें, हम क्या है उस जो इफ्लुएंस वाटर के अंदर रिलीज करें, उसके अंदर से फास्फेट को निकाल के उसकी ट्रीटमेंट करके फिर उसको जो है यहाँ से बाहर वाटर के अंदर ऐड करें। इन सम केसेस नाइट्रोजन और इवन कार्बन में भी लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स, सम टाइम क्या है कि नाइट्रोजन लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स हो जाती है, और साथ साथ क्या हो सकती है, सम टाइम कार्बन भी हो सकती है। दिस इज पार्टिकुलरली ट्रू ऑफ द नाइट्रोजन इन सी वाटर, कि नाइट्रोजन हमें पता है कि सी वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। दी होल न्यूट्रॉफिकेशन पिक्चर इज अ कम्प्लेक्स वन, कि मीन हम ये नहीं बता सकते कि इसमें ये न्यूट्रेंट है और ये वाला न्यूट्रेंट नहीं है। इसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा न्यूट्रेंट्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट सोर्सेज के अंदर से वो वाटर रिसोर्स के अंदर ऐड हो रहे होते हैं और वो वाटर को पोल्यूट कर रहे होते हैं। एंड कंटिन्यूड रिसर्च इज नीडेड टू सॉल्व दी प्रॉब्लम, कि उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है। इट इज़ नीडेड ironically that the in a food poor world nutrient rich waste from our fertilized field or from sewage are causing excessive plant growth in many lakes and reservoir। अब वो कंट्रीज जिनमें फूड कम होती है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि मीन वहाँ पे लोग जो हैं फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम फूड बना लें। तो वहाँ पे जो उनकी लेक्स हैं या उनके रिजर्वायर हैं, उनके अंदर प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाती है ज़्यादा। अब ये प्लांट की ग्रोथ क्यों हो रही है, एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स की वजह से ज़्यादा हो रही है। एक्चुअली जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स या फर्टिलाइज़र के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, मिनरल्स हैं, वो ज़्यादा यूज़ करें, तो वो अल्टीमेटली हमारे पास जो है प्लांट ग्रोथ को ज़्यादा कर रहे हैं और वाटर की क्वालिटी को पोल्यूट कर रहे हैं, और वाटर की पोल्यूशन में इंक्रीज हो रहा है साथ साथ। दिस illustrates a point that in many cases pollutant are resources प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर गोइंग टू वेस्ट, के यहाँ पे हमारे पास क्या है, वैसे तो हमारे पास ये क्या है रिसोर्सेज के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, कि ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, मीन पोटाशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये हमें पता है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन जब ये एक्सेस में हो गए हैं तो ये हमारे पास क्या है प्लूटेंट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, ये हमारे वाटर को प्लूट कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉजेज ऑफ यूट्रॉफिकेशन क्या है, कि यूट्रॉफिकेशन किसकी वजह से होती है। पहला कॉज तो हमारे पास क्या है फर्टिलाइजर्स, जो कि हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया कि फर्टिलाइजर के अंदर नाइट्रेट, फास्फेट या सिंपली नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटाशियम होता है, और वो जो है जब नॉर्मल अमाउंट में तो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक्सेस अमाउंट जब होती है तो वो हमारे पास प्रॉब्लम करती है, वाटर को पोल्यूट कर रही है, और साथ साथ इसकी वजह से यूट्रॉफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है। और साथ आपको पता है ये फर्टिलाइजर्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे पास जो है यूट्रॉफिकेशन का प्रोसेस होता है। यूट्रॉफिकेशन इज प्रोबेबली कॉज्ड बाय द ह्यूमन एक्शन, agriculture practices and the use of fertilizer on lawn, golf courses and other field contribute to nutrient accumulation। कि हमारे पास क्या है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की वजह से हम क्या कर रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो है हमारे पास जिसकी वजह से ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो हैं वो कम्युलेट हो रहे हैं। व्हेन दीज न्यूट्रिएंट्स with the high concentration of phosphorus and nitrogen, बंद कर दूं,
When these nutrients with high concentration of phosphorus and nitrogen are washed by the surface runoff into the lakes, river and ocean and other surface water, when it rains, the hungry plankton, algae and other aquatic plant life are well fed and their photosynthesis activity is increased. अब हमारे पास क्या है कि ये जो मिनरल्स हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन या अदर हमारे पास मिनरल्स, उनकी कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो रिवर्स वगैरह के पानी के साथ या रेन के साथ जो है वो वॉश आउट हो जाते हैं। और साथ साथ क्या है कि ये जिसकी वजह से अगर ये वाटर के रिजर्वायर में जा रहे हैं तो जहाँ वहाँ पे अगर जो भी प्लांट्स हैं, जो स्मॉल छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं या एलजी होती है, तो वहाँ पे क्या उनकी फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स मिलने शुरू हो गए और जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। दिस causes dense growth of algal blooms and plant life in the aquatic environment, कि यहाँ पे क्या है जिसकी वजह से प्लांट लाइफ जो है एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर वो इंक्रीज हो जाती है, वहाँ पे ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। रीज़न वही है हमारे पास कि मिनरल्स की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। सेकंड पॉइंट हमारे पास कंसंट्रेटेड एनिमल फीडिंग ऑपरेशन, के मीन एनिमल्स को जब हम बहुत ज़्यादा एनिमल्स को फीड कर रहे हैं तो वहाँ पे भी क्या है कि बहुत ज़्यादा मिनरल जो हैं यूज़ हो रहे होते हैं, एलिमिनेट भी हो रहे होते हैं और जो कि अल्टीमेटली हमारे पास जो है वाटर बॉडीज़ को प्रॉब्लम काज कर रहे होते हैं। ठीक है, कंसंट्रेटेड एनिमल फीडिंग ऑपरेशन आर as well as a main contribution of the phosphorus and nitrogen nutrient responsible for the eutrophication, के जो हम एनिमल्स को एक या एनिमल के फॉर्म्स हैं हमारे पास, तो वहाँ पे क्या है कि एनिमल्स का मैन्योर भी है और वहाँ उसके अंदर से भी बहुत सारी गैसेस या में जो है मिनरल्स वगैरह जो हैं वो वाटर के अंदर ऐड हो रहे थे। द कंसंट्रेटेड एनिमल फीडिंग ऑपरेशन नॉर्मली डिस्चार्ज द न्यूट्रिएंट दैट फाइंड वे इनटू रिवर्स, रिवर में जा सकते हैं, स्ट्रीम में या लेक्स के अंदर जा सकते हैं, एंड ओशन में जा सकते हैं, वेयर दे कम्युलेट इन हाई कंसंट्रेशन। वहाँ पे क्या है कि अगर ये हाई कंसंट्रेशन में हो जाते हैं और देयर प्लॉगिंग दी वाटर बॉडीज, मीन एक बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है वहाँ पे और ये हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं वहाँ पे। एंड दी वाटर बॉडीज बाय रीअकरिंग साइनोबैक्टीरियल एंड एल्गल ब्लूम, के वहाँ पे हमारे पास क्या है कि बैक्टीरिया की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और एलजी की अमाउंट जो है वो भी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। थर्ड हमारे पास क्या है, डायरेक्ट सीवेज डिस्चार्ज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज, कि हम क्या कह रहे हैं कि जो सीवेज है उसको डायरेक्टली डिस्चार्ज करें, आई मीन उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। इसी तरह जो इंडस्ट्रियल वाटर है वो भी डायरेक्ट वाटर बॉडी के अंदर ऐड कर रहे हैं, हम उसको जो है उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या है कि सारे के सारे जो वेस्ट है, सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं और वो सारे वाटर के अंदर चल जाएंगे और उसको पोllute कर देंगे। इन सम पार्ट ऑफ वर्ल्ड स्पेशली द डेवलपिंग नेशन के एडवांस कंट्रीज के अंदर तो बहुत ज़्यादा लॉज हैं कि आपने इतना जो है सीवेज को इतना या इफ्लुएंट को वाटर बॉडीज के अंदर फेंकना है, लेकिन जैसे कि हमारे पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं है या अगर लॉ है भी तो उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इसी इफ्लुएंट जो है इंडस्ट्रियल का इफ्लुएंट है वो वैसे ही पानी के अंदर फेंक दिया जाता है, या इसी तरह जो हमारे पास घरों से सीवेज जा रहा होता है उसकी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं की जाती, उसको भी रिसाइकल नहीं किया जाता, उसको भी प्योरीफाई नहीं किया जाता, उसके अंदर से भी बहुत सारी जो मटेरियल हैं वो नहीं निकाले जाते, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं की जाती, लेकिन वैसे ही उसको डंप करने के लिए या वाटर के अंदर ऐड कर दिया जाता है। इसकी वजह से क्या है, वाटर हमारे पास पोllute हो जाता है। In some part of world, especially the developing nation, sewage water is directly discharged into the water bodies such as rivers, lakes, and ocean. As a result, introduces high amount of chemical nutrient, therefore stimulated the dense growth of the algal blooms and other aquatic plant which threaten the survival of aquatic life in many ways। अब होता क्या है कि जब न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो गए तो एल्गी की ग्रोथ की वजह से, ज़्यादा ग्रोथ की वजह से जो पानी के अंदर नॉर्मल एक्वेटिक लाइफ थी उसका सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो गया, वो जो है उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। सम कंट्रीज may also treat the sewage water, but
डिस्चार्ज इट इनटू द वाटर बॉडीज आफ्टर ट्रीटमेंट्स। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो सीवेज वाटर को ट्रीट करते हैं और लेकिन एंड पे फिर वाटर बॉडीज के अंदर डाल देते हैं। एज मच एज द वाटर इज ट्रीटेड इट कैन स्टिल कॉज द एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट। के जितना भी हम कर लें लेकिन उसके अंदर क्या है कि वेस्ट की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अकमुलेट हो जाते हैं, अल्टीमेटली ब्रिंगिंग अबाउट द यूट्रॉफिकेशन। उसकी वजह से यूट्रॉफिकेशन हो जाती है, मीन एल्गी और प्लांट मटेरियल जो हैं वो ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर देते हैं ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से। द डायरेक्ट डिस्चार्ज ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इनटू वाटर बॉडीज प्रेजेंट सिमिलर आउटकम। इसी तरह हमारे पास, जैसे कि हम सीवेज वाटर की बात करें, इसी तरह हमारे पास जो है जो इंडस्ट्रियल वाटर है वो भी हमारे पास इसी तरह की प्रॉब्लम काज करता है कि अगर वहाँ पे भी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वाटर के अंदर ऐड हो रहे हैं तो उसको यूट्रॉफिकेशन का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल इवेंट के थ्रू कैसे हमारे पास जो है यूट्रॉफिकेशन हो सकती है। नेचुरल इवेंट सच एज फ्लड एंड द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम कैन आल्सो वॉश एक्सेस न्यूट्रिएंट ऑफ फ्रॉम ऑफ द लैंड इनटू द वाटर सिस्टम के। नेचुरली तौर पे हमारे पास जो है अगर सैलाब आ रहा है या कोई रिवर कहीं से पास आउट कर रहा है तो अपने साथ साथ आपको पता है वो सारी वहाँ से लैंड के ऊपर से मिट्टी भी जो है साथ साथ लेके जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो मिनरल्स होंगे वो भी साथ साथ मूव करते रहेंगे, दस काजिंग एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द एल्गल ब्लूम। आल्सो एज लेक ग्रो ओल्ड दे नेचुरली कम्युलेट सेडिमेंट्स। के क्या है जो पुरानी नहरें होती हैं उनके अंदर आस्ता आस्ता क्या है कि सेडिमेंट जो हैं वो इकट्ठे होना शुरू कर देते हैं। एज वेल एज द फास्फोरस एंड नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट व्हिच कंट्रीब्यूट टू द एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स एंड साइनोबैक्टीरियल ब्लूम्स। के क्या है कि जब ये सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं उनके अंदर भी मिनरल्स होंगे तो वहाँ पे भी जो प्लांट मटेरियल हैं छोटे जो प्लांट हैं छोटे छोटे वो और जो साइनोबैक्टीरिया मीन जो वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो वो क्या है इंक्रीज हो जाएगी उनकी अमाउंट भी। अब हम देखते हैं कि यूट्रॉफिकेशन का इफेक्ट क्या है। ठीक है, कि फर्स्ट इफेक्ट हमारे पास क्या है, इंक्रीज इन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड सेडिमेंटेशन। BOD का मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब सिंपल सी बात है कि हमारे पास क्या यूट्रॉफिकेशन से क्या है न्यूट्रिएंट इंक्रीज हो रहे हैं, न्यूट्रिएंट इंक्रीज करने से प्लांट इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब प्लांट्स इंक्रीज हो रहे हैं साथ साथ क्या है बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब अगर क्या है कि डेड प्लांट्स या कोई भी एनिमल्स डेड हो रहा है तो डेड होके उसको डिकम्पोज करने के लिए क्या चाहिए होता है, बैक्टीरिया। ठीक है, तो जब डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डिकम्पोज होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाटर के अंदर कहाँ से आती है, ऑक्सीजन या तो सिंपल ऑक्सीजन की फॉर्म में होगी या वो किसी डिजोल्व ऑक्सीजन की फॉर्म में होगी। ठीक है, अब क्या है कि जब हमारे पास हमें ये पता चल गया कि किसी भी कंपाउंड की डिकम्पोजिशन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। अब हमारे पास क्या है उस पॉन्ड के अंदर जहाँ पे यूट्रॉफिकेशन है वहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है। अब उसको डिकम्पोज करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। अब ये कौन से कंपाउंड या कौन सी चीज़ जो है इस डेड मटेरियल को डिकम्पोज करिए, एक्चुअली डिकम्पोज कौन कर रहा है, बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया क्या है एरोबिक कंडीशन के अंदर प्लांट्स या ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है एक नॉर्मल रिजर्वायर है जिसके अंदर कम बैक्टीरिया और कम डेड मटेरियल है तो वहाँ पे BOD कम होगी। लेकिन जिस जगह पे पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे डेड मटेरियल ज़्यादा है, मीन न्यूट्रिएंट ज़्यादा है तो डेड मटेरियल भी वहाँ पे ज़्यादा होगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया की अमाउंट भी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि उनको डेड करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर को। तो साथ क्या है कि वो ऑक्सीजन भी ज़्यादा डिमांड करी होगी। ठीक है, कि ज़्यादा ऑक्सीजन हो ताकि वो एरोबिकली डेड मटेरियल को डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी समझ आ गई कि बायोलॉजिकल इसलिए कह रहे हैं कि बैक्टीरियल से या बायोलॉजिकल मटेरियल्स या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो है उस डेड मटेरियल को डिकम्पोज कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होगा जब यूट्रॉफिकेशन होती है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाती है। द बैक्टीरियल ग्रोथ स्टार्ट एज द एल्गी स्टार्ट टू डाई।
कि जब भी एल्गी या प्लांट मटेरियल या कोई भी एनिमल जो है वो डेड हो जाता है तो वहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। फॉर द नॉर्मल बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मैटर इट नीड ऑक्सीजन। ये बैक्टीरिया जो है नॉर्मली एरोबिक कंडीशन में मीन ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। दस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। कॉन्सिक्वेंटली दे रॉट विदाउट कंजप्शन, कि क्या हो जाता है कि डेड मटेरियल जो है वो यूज़ नहीं हो रहा होता, बल्कि वो क्या है, रॉट होना शुरू हो जाएगा, मीन गलना सलना शुरू कर देते हैं। एंड यूटिलाइजेशन इन दी फूड चेन, और ये क्या हो सकता है कि फूड चेन के अंदर कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाए। दस इन यूट्रोफिकेशन ड्यू टू anaerobic decay, the water body is filled with the decaying matter। अब क्या है, यूट्रोफिकेशन हो गई है, जब बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो गए, उन्होंने सारी की सारी ऑक्सीजन यूज कर ली, तो क्या हो गया, पीछे जो है ऑक्सीजन जो हो जाती है वो कम हो जाती है, मीन एरोबिक कंडीशन आ गई है, जहाँ पे डेड मटेरियल जो है वो या तो डिकम्पोज नहीं हो रहा या बहुत कम डिकम्पोज हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो वाटर बॉडी है उसके अंदर डिके मैटर या जो डेड मैटर है वो बहुत ज़्यादा होता है, और सम टाइम ये जो है वो सेडिमेंट के तौर पे एक्ट करना शुरू कर देता है, मीन नीचे सेटल डाउन हो जाता है। Due to the anaerobic decay, the water body is filled with the decay matter and sedimentation is accelerated. Thus, the water body becomes shallow, swampy, and marshy, being the undecomposed organic matter। कि ये marshy जैसा बन जाती है, मीन के दलदली सी मटीरियल्स बन जाती है, जिसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, वाटर भी होता है, और जो है वहाँ पे यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस भी होता है। सेकेंडली हमारे पास क्या, जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड काजिंग फॉल स्मेल, के हमारे पास ये बैड स्मेल दे रही होती है कि यहाँ पे हमारे पास जो है हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस हो। अगर ड्यूरिंग यूट्रोफिकेशन टू मीट द ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नाइट्रेट एंड सल्फेट, के जो मिनरल्स हैं हमारे पास नाइट्रेट एंड सल्फेट, उनके अंदर से ऑक्सीजन को निकाल लिया जाता है। एंड माइक्रोबियल रिडक्शन ऑफ सल्फेट प्रोड्यूस, के अगर हमारे पास, मैंने पहले भी पढ़ा था कि माइक्रोब या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास सल्फेट को रिडक्शन करें तो उसके नतीजे में हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस होती है, दैट बिकॉज ऑफ फॉल स्मेल, के वो उसकी वजह से हमारे पास बैड स्मेल सी प्रोड्यूस हो रही होती है। इंक्रीज लोड ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया, हमारे पास क्या है, यूट्रोफिकेशन की वजह से हमारे पास जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे थे। ऑन द डेड एल्गल बॉडीज डिफरेंट टाइप ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया स्टार्ट टू ग्रो, सम ऑफ देम आर पैथोजेनिक, कि उनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि वो डिजीज काजिंग भी होते हैं। डिटोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी एंड लिमिट एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अब इसकी न्यूट्रिएंट्स जब ज़्यादा हो रहे हैं तो हमें पता है कि एलजी की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, अल्टीमेटली हमारे पास फंजाई और बैक्टीरिया की ग्रोथ भी ज़्यादा हो रही है, तो पानी की क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, मीन कि पानी पीने के काबिल नहीं हो रहा। तो जो सेफ वाटर है हमारे पास, ड्रिंकिंग वाटर है, उसकी भी अमाउंट जो है वो कम से कम होती जा रही है। Algal blooms are highly toxic, and once the water reaches the anaerobic condition, the growth of more toxic bacteria is promoted। कि हमारे पास क्या है कि जब ऑक्सीजन कम हो जाती है वाटर के अंदर से, सारी की सारी ऑक्सीजन जो है एरोबिक डिकम्पोजिशन में यूटिलाइज हो जाती है, तो वहाँ पे क्या है कि टॉक्सिक बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। The consequence is extensive deterioration of the water quality, के वाटर की क्वालिटी जो है, जो पीने के काबिल था पहले पानी, वो पानी जो है वो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, वो पीने के काबिल नहीं रहता। एंड डिक्लाइन इन द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हमारे पास साफ़ पानी अवेलेबल ही नहीं होता वहाँ से। The dense growth of algae bloom and photosynthetic bacteria in the surface water can also block the water system, hence limiting the availability of pure water। अब क्या है, प्लांट ग्रोथ जो है वो पानी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाए, या बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया हमारे पास बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो जो वाटर जो है पाइप के अंदर जाना था वो उसको भी रोक देते हैं। ऑन दिस रिगार्ड, toxic algal bloom have shut down numerous water supply system across the globe, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो है, पूरी दुनिया के अंदर
जो है ये जो है पानी की सप्लाई भी रुक जाती है। इन 2007 फॉर इंस्टेंस मोर देन 2 million residents of China could not access piped drinking water for more than a week due to the severe attack of algal blooms in Lake Tahoe। कि मीन कि हमारे पास क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ इंक्रीज हो रही है साइनोबैक्टीरिया की या एल्जी की, तो वो क्या है, वो पानी की पाइप्स के अंदर भी ग्रो कर जाती हैं और वहाँ पे क्या है कि पानी की अवेलेबिलिटी को डिक्रीज कर देती है और इस तरह हमारे पास जो वाटर की क्वालिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिटर्जेंट्स हैं या जो सल्फेट्स हैं वाटर के अंदर, वो उनका क्या रोल है और वो किस तरह से हमारे पास आ रहे होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर या हमारे वाटर के अंदर। ये कहाँ से ये आ रहे होते हैं, ठीक है, जो कि वाटर की क्वालिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को पूरा बना रहे हैं, वो ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे एक्ट नहीं हो सकता। सिंथेटिक डिटर्जेंट हैव गुड क्लीनिंग प्रॉपर्टीज। हमें पता है कि डिटर्जेंट के अंदर जो है ऐसे केमिकल्स होते हैं कि वो जो है डस्ट को, ग्रीस को रिमूव कर सकते हैं। मीन उनकी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आपको पता है ये डिटर्जेंट्स के अंदर मोस्टली सर्फेक्टेंट्स भी यूज़ होते हैं और वो क्या होते हैं हमारे पास सोडियम साल्ट और फैटी एसिड्स वगैरह होते हैं और इनकी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती हैं। डू नॉट फॉर्म इनसोलेबल साल्ट विद द हार्डनेस वाटर की। ये जो हार्डनेस वाटर आयंस होते हैं हमारे पास, जैसे कैल्शियम होता है, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट होते हैं वाटर के अंदर, ये क्या है कि वाटर के अंदर इन आयंस के साथ जो है इनसोलेबल साल्ट नहीं बनाते। लेकिन आपने पहले कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, कि हार्ड वाटर के अंदर ये कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट्स होते हैं जो कि पानी के अंदर अगर हम सिंपल सोप यूज़ करें या साबुन यूज़ करें तो उसकी झाग नहीं बनती। एक्चुअली वो इन्हीं हमें आयंस की वजह से नहीं बनती। लेकिन हमने वक्त गुजरने के साथ साथ हमने क्या किया, हमारी इंडस्ट्रीज की में क्या है, सोप को रिप्लेस करके डिटर्जेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं। अब वो डिटर्जेंट्स क्या हैं कि वो क्या करते हैं कि वो इन के साथ रिएक्शन नहीं करते, इंसॉल्युबल साल्ट नहीं बनाते। पहले क्या था, सोप जो है वो इनके साथ साल्ट बना देता था और जिसकी वजह से वो झाग नहीं बनती थी, फोम नहीं बनता था। लेकिन अब जो है हम डिटर्जेंट यूज़ कर रहे होते हैं तो वो जो है वो प्रॉपर फोम बना रहे होते हैं, प्रॉपर झाग बना रहे होते हैं। मीन डिटर्जेंट जो है वो सोप की निस्बत से ज़्यादा अच्छे हैं। Such synthetic detergents have an additional advantage of being the salt of relatively strong acid, and therefore they do not precipitate out of acidic water as insoluble acid। कि हमारे पास क्या है कि इनके अंदर साल्ट जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बने हुए हैं, तो जिसकी वजह से ये अगर दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो है वाटर के अंदर जो है एसिडिक मटेरियल है, जब ये खुद एसिडिक है तो ये एसिडिक मटेरियल के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा कि इंसोलेबल, तो इसलिए ये क्या है कि ये इंसोलेबल एसिड नहीं बनाएगा वाटर के अंदर। तो लेकिन जो है सोप है हमारे पास, वो क्या होता है कि इनसॉल्युबल कंपाउंड जो है वाटर के अंदर बना देते हैं जिसकी वजह से झाग नहीं बनती। द पोटेंशियल ऑफ डिटर्जेंट टू कंटेमिनेट वाटर इज हाई बिकॉज ऑफ देयर हैवी यूज थ्रू आउट द कंज्यूमर, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल मार्केट के। अब ये क्या है कि डिटर्जेंट की वाटर को बहुत ज़्यादा पोल्यूट भी कर रहे हैं। नो डाउट हमें एडवांटेज भी दे रहे हैं सोप से, और हम हर जगह पे अब डिटर्जेंट्स को यूज़ कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू सोप्स। तो क्या है कि इसकी वजह से हमारे पास वाटर की क्वालिटी भी डिक्रीज होती जा रही है, बैड से बैड होती जा रही है। हम हर जगह जो है अब डिटर्जेंट्स को यूज़ किए जा रहे हैं। इट हैज़ बीन projected that about 3 billion pounds of detergent surfactant will be consumed in the US household market alone। कि सिर्फ और सिर्फ यूएसए में हमारे पास 3 बिलियन पाउंड जो हैं डिटर्जेंट यूज़ हो रहे होते हैं, तो बाकी दुनिया में तो इससे भी ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं, या बाकी अदर एरियाज में भी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये यूटिलाइज हो सकते हैं। विच स्लाइटली मोर कंज्यूम इन यूरोप के अंदर भी हाई अमाउंट जो है उसकी यूटिलाइज हो रही है। मोस्ट ऑफ दिस मटेरियल अलॉन्ग विद द अदर इंग्रेडिएंट एसोसिएटेड विद डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन इज डिस्कार्डेड विद द वेस्ट वाटर। अब क्या है कि
कुछ अमाउंट तो जो है डिटर्जेंट की यूटिलाइज हो जाती है, लेकिन कुछ जो है वो क्या है वेस्ट वाटर के अंदर ऐड हो जाती है, या उसके कोई ना कंपोनेंट जो है वो वेस्ट वाटर के अंदर ऐड हो जाते हैं। अनटिल द अर्ली 1960 ABS was the most common surfactant used in detergent formulation। ABS हमारे पास था अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स, आप इसको नेट पे भी चेक कर सकते हैं कि ये कौन से डिटर्जेंट थे। एक्चुअली ये डिटर्जेंट में यूटिलाइज हो रहे थे कि सर्फेक्टेंट जो हैं वो जो डिटर्जेंट के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं ये वो सर्फेक्टेंट थे। अब इशू इनका क्या था कि मेन डिसएडवांटेज ये है कि इतनी जल्दी डीग्रेड नहीं होते। ठीक है, जब ये डीग्रेड नहीं होते तो इसका मतलब है ये वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा देर तक रहेंगे और वाटर को प्लूट भी कर रहे होंगे। ठीक है, however, it's suffered the distinct disadvantage of being only very slowly biodegradable because of its branch chain structure। ये हमारे पास branch chain structure था जिसकी वजह से ये easily biodegradable नहीं है। The most objectionable manufacturing of the non-biodegradable detergent insofar as the average citizen was concerned was the head of foam that began to appear in the glasses of the drinking water in areas where the sewage was recycled through the domestic water supply। कि वो areas जिनके अंदर वाटर को जो रिसाइकल किया जाता था, जो सीवेज वाटर था उसको अगर रिसाइकल करके घरों में पहुंचाया जा रहा था, तो वहाँ पे जो है ड्रिंकिंग वाटर के अंदर या आप वैसे ग्लासेस के अंदर देखें उनके ऊपर जो है इन डिटर्जेंट की फोम्स ही बन जाती थी। ठीक है, अब ये फोम क्यों बन रही है कि ये डिटर्जेंट जो है नो डाउट अगर सीवेज प्लांट्स के अंदर इसको डीप्योरीफाई भी किया जा रहा था या फिर हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट भी की जा रही थी, लेकिन ये जो है जब ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो ये इसका मतलब है कि पानी के अंदर बहुत ज़्यादा देर तक प्रेजेंट रह सकता था और वाटर को पोllute कर सकता था। सीवेज प्लांट ऑपरेटर्स वर disturbed by spectacular beds of foam which appear near the sewage outflow and in the sewage treatment plants। कि जब ये सीवेज ऑपरेटर्स के अंदर था वहाँ पे भी और इसके जो ट्रीटमेंट प्लांट्स थे उनके अंदर भी हमारे पास ये इसकी फोम जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसकी फोम प्रेजेंट होती थी। आपको भी पता है वैसे भी हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा फोम बनती है। Occasionally, the entire aeration tank of an activated sludge plant would be smoothed by the blanket of the foam। के होता क्या था कि जो सारे का सारा टैंक होता था, एरिएशन टैंक मीन जहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट की जाती थी, वहाँ पे जो जितने सारा सारे का टैंक था वो उसके ऊपर जो है एक फोम की लेयर बन जाती थी, एक ब्लैंकेट ऑफ जो है फोम बन जाता होता था कि क्योंकि ये जो है डिटर्जेंट जो है वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फोम बनाते हैं। Among the other undesirable effect of persistent detergent upon the waste treatment process were the lower surface tension of the water। और अदर प्रॉब्लम्स क्या है डिटर्जेंट के साथ, एक तो ये था कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, तो वो वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में और बहुत ज़्यादा देर तक रहते हैं जिसकी वजह से वाटर को पोllute कर देते हैं। दूसरा काम ये क्या करते हैं कि ये सरफेस टेंशन को लो कर देते हैं। आपको पता है सरफेस टेंशन क्या होती है कि इंटरनल जो पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस वाटर मालिक्यूल्स को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उनका फोर्सेस बैलेंस नहीं हो रही, तो वाटर की सरफेस एक टेंशन सी फील कर रही होती है जिसे हम वाटर की सरफेस टेंशन कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जब मटीरियल वाटर की सरफेस के ऊपर अटैच हो जाएंगे तो ये हमारे पास क्या है वाटर की सरफेस टेंशन को लो कर देंगे। डीफ्लोकुलेशन ऑफ द क्लाउड्स कि क्लाउड्स की क्या है, फ्लोकुलेशन का मतलब क्या होता है कि वो कंबाइन हो जाएं, कंबाइन होके वो क्लाइड जो है अगर नीचे बैठ जाएं, लेकिन ये डिफ्लोकुलेशन करें मीन क्लाइडल पार्टिकल्स जो है उसके अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में रहेंगे, मीन के सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी वाटर को पोllute कर सकते हैं। इसी तरह फ्लोटेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स भी फ्लोट करते रहेंगे। इमल्सिफिकेशन ऑफ द ग्रीसेस एंड ऑयल के वाटर के साथ जो है ये इमल्सिफायर का तौर पे एक्ट करते हैं और वाटर और ऑयल इमल्शन के अंदर, तो ये इमल्शन बनाने में हेल्प कर लेते हैं। या डिस्ट्रक्शन ऑफ यूजफुल बैक्टीरिया के जो यूजफुल बैक्टीरिया उनको भी ये किल कर सकते हैं। तो ये तो थे डिटर्जेंट के कुछ
बैड इफेक्ट जो कि वाटर के अंदर जो है ये प्रोड्यूस कर देते हैं. मोस्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम currently attributed to detergent not to arise from the surface active agents which basically improve the wetting qualities of water की लास्ट. अब ये नहीं है कि सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं प्रॉब्लम्स हैं डिटर्जेंट की वो उसके सरफेक्टेंट्स की वजह से आ रही हैं या सरफेस एक्टिव एजेंट की वजह से आ रही हैं, बल्कि जो डिटर्जेंट के अंदर अदर कंपाउंड्स होते हैं, अदर कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी इन्वायरमेंट में प्लूटेंट काज कर सकते हैं. अब ये अदर कंपोनेंट कौन से होते हैं, ये हमारे पास जो है वो बिल्डर्स हैं, ठीक है, जो कि डिटर्जेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं. The builder added to the detergent continues to cause environmental pollution for a longer time. ठीक है, कि ये जो बिल्डर्स भी डिटर्जेंट के अंदर ऐड किए जाते हैं ये भी लॉन्गर टाइम के लिए प्रॉब्लम काज करते हैं. बिल्डर बाइंड्स टू दी हार्डनेस आयन, कि जो हार्डनेस आयन है उनके साथ बाइंड हो जाते हैं, मेकिंग द डिटर्जेंट सोल्यूशन अल्कलाइन. अब ये क्या कर रहे हैं कि उनके साथ मिल के कि आयंस को साथ मिलके ये सॉल्यूशन को क्या अल्कलाइन बना रहे हैं एंड ग्रेटली इम्प्रूविंग द एक्शन ऑफ द डिटर्जेंट सर्फेक्टेंट, जिसकी वजह से डिटर्जेंट एक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है. A commercial solid detergent contain only 10 to 30% surfactant, कि हमारे पास जो सॉलिड डिटर्जेंट हैं उनके अंदर सिर्फ 30% सर्फेक्टेंट होता है, बाकी जो है वो अदर मटेरियल हो सकते हैं, बाकी बिल्डर्स भी हो सकते हैं, उनकी डिफरेंट अमाउंट भी हो सकती है. In addition, some detergents still contain polyphosphate added to complex calcium and to function as builder. कि कुछ डिटर्जेंट के अंदर फॉस्फेट के कंपाउंड जो हैं वो ऐड होते हैं, और आपको पता है फॉस्फेट अगर वाटर के अंदर जाएगा तो वाटर की को पोllute करेगा और यूट्रॉफिकेशन का प्रोसेस भी होता है यहाँ पे, ठीक है. लेकिन ये हमें पता है कि पॉलीफॉस्फेट जो है वो बिल्डर्स के तौर पे एक्ट कर रहे हैं. अदर इंग्रेडिएंट इंक्लूड द आयन एक्सचेंजर्स हो सकते हैं इसके अंदर, अल्कली सोडियम कार्बोनेट्स, एंटी क्रोसिव सोडियम सिलिकेट्स हो सकते हैं, अमाइड्स फोम स्टेबलाइजर्स हो सकते हैं, साइल स्पेंडिंग कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज ब्लीचेस, या जो हमारे पास ब्लीचेस हैं वो फैब्रिक सॉफ्टनर हम यूज़ करते हैं, या एंजाइम या ऑप्टिकल ब्राइटनर्स हैं, फ्रेगनेंस हैं, डाइज हैं, या डाइल्यूट सोडियम सल्फेट, ये मटेरियल हैं, ये भी इनके अंदर भी बहुत सारे फॉस्फेट कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, या फिर इनके अंदर भी जो कंपाउंड्स हैं वो वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं. Out of these material, the polyphosphate has caused most concern as environmental pollutant, although these problems have largely been resolved. के बहुत ज़्यादा problems तो resolve कर ली गई हैं कि इन materials को ना use करके कि इनको replace कर दिया जाए other materials से. Increasing demand of the performance of detergent has led to growing the use of enzyme in the detergent formation destined for both domestic and commercial application. आजकल क्या हो रहा है कि डिटर्जेंट के अंदर एंजाइम्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है. एंजाइम्स आपको पता है कि क्विकली वर्क करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये जो हम लेमन मैक्स वगैरह हैं. अब आपको पता है हमारे बर्तन के ऊपर क्या है, ऑयल लगा होगा या घी लगा होता, या घी और ऑयल हमारे पास क्या लिपिड्स हैं, तो लिपिड्स को किल करने के लिए लाइपेज एंजाइम लगा दिया जाता है. इसी तरह जो सेलुलोज मटेरियल है या अदर जो हमारे पास डस्ट है या कोई और सेलुलोज मटेरियल है, जैसे हम प्लांट मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके रिमूव करने के लिए तो क्या है सेलुलेज एंजाइम्स हम ऐड कर देते हैं इन डिटर्जेंट्स के अंदर, ताकि इनका एक्शन जो है वो ज़्यादा क्विकली हो जाए. To a degree enzyme can take place of enzymes can take place of choline and phosphate, both of which can have detrimental environmental consequences. के enzymes के अंदर जो है साथ साथ क्या है phosphate और choline है, तो वो environment को pollute भी कर रहे हैं. Lipase and cellulase are the most useful enzyme for the detergent application. के detergent application में ये जो enzyme है ये utilize हो रहे हैं. ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने यूट्रॉफिकेशन और सल्फेट फॉस्फेट एंड डिटर्जेंट के बारे में स्टडी किया.